साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मॉर्निंग वॉक में आपके साथ में तीन बेसिक बातों पे चर्चा करूंगा। शिक्षा, संगठन और आंदोलन। शिक्षा, संगठन और आंदोलन। और तीन बेसिक बात ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी संगठन विदाउट शिक्षा के, विदाउट एजुकेशन के अधूरा होता है। क्योंकि संगठित उन लोगों को नहीं किया जा सकता कि जो शिक्षित नहीं है। उनको भेड़ों के रूप में इकट्ठा जरूर किया जा सकता, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के लिए उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेटेड। और विदाउट एजुकेशन के इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं होता है। पहली चीज, जानवर के पास जो बुद्धि होती है, फिर इंसान के पास भी उतनी ही बुद्धि होती है। एजुकेशन का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आपकी जो एकेडमिक एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब है कि आपके अंदर में कोई चीज का इम्प्लीमेंटेशन की काबिलियत, वो काबिलियत निर्माण करने के लिए रोज अपने आप को तैयार करना होता है। तो एजुकेशन, एजुकेटेड जो शब्द है, एजुकेटेड मतलब होता है कि डीपली अंडरस्टैंडिंग, आंतरिक अंडरस्टैंडिंग, कि आप होश की अवस्था में कोई चीज का निर्णय ले सके। एक तो आपको कोई काम दिया जाए और वो काम आप करते रहे, तो एक बंधा बनाया रोजगार है, जितना आपको दिया गया उतना आप करेंगे। लेकिन लीडरशिप के लिए उतना ही जरूरी नहीं होता, उससे आगे भी जरूरत होती है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है। जैसे बाबा साहब को किसी ने उस समय कहा नहीं था कि पानी के लिए तुम आंदोलन करो बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब ने आइडेंटिफाई किया कि अब पानी के लिए आंदोलन की जरूरत है। बाबा साहब को किसी ने कहा नहीं कि मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन करो, लेकिन मंदिर, उनको लगा कि ये लोगों को दिखाने की जरूरत है कि यहाँ पे छुआछूत है, जाति भेद है, मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया। या बाबा साहब को किसी ने कहा नहीं कि आप एक मूकनायक निकालो अखबार, लेकिन बाबा साहब ने निकाला। क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था लोग बोल नहीं रहे, तो उन्होंने लिखा मूक नायक, मतलब जो नहीं बोलते, गूंगे बहरे लोगों का नायकत्व करेगा ये अखबार, उनको भाषा देगा। उसके बाद उनको लगा ये बोलने लग गए, तो उन्होंने अपने अखबार का नाम रखा प्रबुद्ध भारत। तो प्रबुद्ध भारत का मतलब है कि वो आइडेंटिफाई करना चाहते कि भारत कैसा बनेगा, प्रबुद्ध बनेगा। प्रबुद्ध ने प्रज्ञावान बुद्ध, प्रज्ञा से, विजडम से, जानकारी युक्त हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल देश। तो जो महापुरुष होते हैं, परिकल्पना बहुत पॉजिटिव वे में करते हैं। तो आप कभी भी बाबा साहब के मुखमंडल पे देखिए तो बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत रौनक है, बहुत कुछ करने की तमन्ना है। तो एजुकेशन का मतलब केवल कागजी एजुकेशन नहीं प्राप्त करना होता है। एजुकेशन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन। तो स्कूल कॉलेजों के अंदर में जो एजुकेशन दिया जाता है, उस एजुकेशन में शारीरिक, मानसिक और व्यवसायिक तीनों तरह का एजुकेशन शामिल होना जरूरी है। शारीरिक, मानसिक और व्यवसायिक। अब शारीरिक एजुकेशन के लिए तो स्कूल के अंदर में कराटे है, कुमकुम है, ये सारी चीजें करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ में मानसिक एजुकेशन के लिए जरूरत है मेडिटेशन, ध्यान। जापान की स्कूलों के अंदर में बच्चों को जाते बराबर वहां पे जब सफाई वफाई होती है, उसके बाद उनके ध्यान कराया जाता है। कर्मचारी भी ध्यान करते हैं, कर्मचारी भी ध्यान करते हैं जो अपने ऑफिसों में जाते हैं। तो एक ध्यान, एक परंपरा है। ध्यान इन्हें
वो नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ध्यान करता हूँ और बहुत ज्ञानी हो गया। ध्यानी ने अपने चित्त को परिशुद्ध करने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर के शरण में जाते हो तो आप ये पाते हो कि जो गुलाब का फूल है उसके ऊपर पंखुड़ियों पे पानी अगर डाल दो तो वो फिसल जाते हैं। ऐसे ही आपके अंदर के बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं, जो कचरा है वो ध्यान की अवस्था में दूर हो जाते हैं। इसलिए ध्यान का महत्व है। ध्यान कबीर साहब ध्यान करते थे, रैदास साहब ध्यान करते थे, तथागत ध्यान करते थे, बाबा साहब भी ध्यान करते थे। लेकिन उन्होंने इस पर सामान्य जनता के अंदर में बहुत ज्यादा बातें नहीं की, उन्होंने एक्शन पे बातें की। जो अपना कोर ग्रुप होता था, जो मेन कोर ग्रुप होता है ना किसी भी संगठन का, किसी भी आंदोलन का, उसके सामने वो बातें करते थे। और तथागत बहुत डीपली बातें जो भिक्षु लोग रहते थे उनके सामने करते थे, बहुत डीपली, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बच्चे को पहले थोड़े से पानी में उतारना है, फिर थोड़ा सा और आगे ले जाना है, और फिर वो गहरे पानी में जाए तो वह तैरने की कला भी सिखाना है उसको, और फिर उसके बाद में अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में से भी कैसे पार करना है ये भी सिखाना है। तो वो स्टेप टू स्टेप एजुकेशन देते थे। एजुकेशन का मतलब पूर्ण तरीके का एजुकेशन, रणनीतिक एजुकेशन, किस समय क्या डिसीजन लेना है, तो इस प्रकार से जो एजुकेशन की जो परिभाषा होगी वो शारीरिक, मानसिक और व्यवसायिक, तीनों। व्यवसायिक से मतलब है कि रोजगार निर्माण वाली। रोजगार में केवल इतना ही नहीं समझाने की जरूरत है कि भाई नौकरी के लिए एजुकेशन करना है। हमारे स्कूल सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी ये है कि अंग्रेजों को नौकर चाहिए थे तो उन्होंने नौकरी वाली एजुकेशन डाली, और वही एजुकेशन आज चल रही है। व्यवसायिक वाली एजुकेशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देश का दूसरे देश पे शासन रहा तो उनको अच्छे नौकर चाहिए थे, तो अच्छे नौकर के लिए अच्छे नौकरी वाली ही एजुकेशन उन्होंने सिलेबस में डाली। और हम लोग भी आलसी है कि हम लोग भी उतना ही करते रहे कि भाई नौकरी पाना है, नौकरी पाना है। इसलिए जितना भी मेरिट होल्डर बच्चा है वो बोलता है मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, और फिर वो बोलता है कि मेरा इतना परसेंट है, मैंने इतना एजुकेशन लिया है, मेरे पास इतनी डिग्री है, लेकिन बेरोजगार हो। अब ये सवाल उठता है कि आपने बहुत एजुकेशन लिया और ऊपर से आप कहते मैं बेरोजगार हूँ। बात यह है कि कोई बोलता है कि मैं गाड़ी चलाना तो मेरे को आता है, गाड़ी मिल ही नहीं रही चलाने के लिए, तो या तो आप ड्राइवर ठीक नहीं हो, या सीखा नहीं आपने, या आपको गाड़ी नहीं मालूम कि कहाँ से हासिल करनी है, मतलब वो आपके पास में वो एजुकेशन नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी घटनाक्रम जो संसार में होगा आने वाले दिनों में वो है कि किसी न किसी कारण से अगर मार्केट बिखरता है, मार्केट में उथल पुथल मस्ती है, तो ये जो मेरिट होल्डर लोग हैं जिन्होंने केवल अपने कॉलेज के शिक्षाओं के अंदर में मेरिट के नंबर लाए हैं और बाकी दूसरा एजुकेशन अगर उनके पास में नहीं है, और उन्होंने फेल्यूर का, कहने का मतलब कि उन्होंने लाइफ के अंदर में फेल्यूर देखा ही नहीं है, उन तो बस फूल मालाएं पहनी हैं और बहुत प्रशंसाएं हुई उनकी हर बार। ऐसे लोगों के साथ में सबसे बड़ा जो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि गली का कुत्ता और महल का कुत्ता, इन दोनों के अंदर में जब झगड़ा होता है रोड पे, तो आपको क्या लगता है कौन जीतता है? वो गली का कुत्ता जीतता है। क्योंकि गली का कुत्ता इसलिए जीतता है क्योंकि गली के कुत्ते को सारी गलियां पता होती है, कहाँ से भागना है, कहाँ से निकलना है, किधर जाना है। लेकिन जो घर के अंदर महल में रहने वाला कुत्ता है वो महल के अंदर ही 4-5-6 फ्लोर में घूमता है, वहीं से भूक भूक करता है, उसको नहीं समझ में आता कि अटैकिंग कैसे करना है। इसलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रणनीतिक हिस्सेदारी, रणनीतिक जो कार्य प्रणाली है ये एजुकेशन के अंदर में होती है।
तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वन साइड एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चे को ये बोलता है कि केवल बेटा तुम्हें नौकरी करनी है और उतना ही एक एजुकेशन दिया जाता है। तो नौकरी करके वो अमीर बनना चाहता है, नौकरी करके वो अमीर बनना चाहता है, लेकिन नौकरी के अंदर में एक लिमिटेशंस होती है, नौकरी के अंदर में अपनी एक लिमिटेशंस होती है। हाँ, कुछ पावरफुल पोस्ट होती है, कुछ पावरफुल पोस्ट होती है, लेकिन उस पोस्ट के अंदर में केवल नौकरी नहीं होती है, वहाँ पे वो लीडर भी होता है। वो व्यक्ति नौकरी नहीं कर रहा होता, लीडरशिप कर रहा होता। तो लीडरशिप पोस्ट किसी प्रशासन के अंदर में हो, किसी बड़े बड़े कारपोरेशन के अंदर में, वो नौकरी नहीं है, वो एक पार्टनरशिप की भूमिका में होता है। वहाँ पे कंपनी के शेयर भी उसके पास में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल का जो CEO है, हम बोलते हैं कि भाई उनको 300 करोड़ रुपए की सालाना की सैलरी मिली, तो सैलरी नहीं है, एक्चुअल उनका डिविडेंड है, उनको कुछ शेयरिंग मिलती है ना। सुंदर पिचाई जैसे गूगल के CEO है, या अभी टेस्ला के जो मल्होत्रा कोई ऐसे एक CEO है जो एलन मस्क के साथ में काम करते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा पैकेज है, तो वो भी एक शेयरिंग के हिसाब से उनका पैकेज बनता है। तो ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं, लेकिन वो नौकरी वाले लोग नहीं हैं। ये मान के चलिए वो व्यावसायिक मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं, वो व्यवसाय को बढ़ाना जानते हैं, पूरी प्लानिंग को जानते हैं, उन्होंने अपने ब्रेन को इस तरीके से डेवलप किया है। तो एजुकेशन का मतलब है कि समृद्धशाली होना, ब्रेन से समृद्धशाली होना। तो एजुकेशन को केवल नौकरी वाली एजुकेशन तक सीमित नहीं रखना है। पहला मतलब ये है, बच्चे को कभी ये नहीं सिखाना कि बेटा तेरे को नौकरी करना है, उसका योग्यता उसकी डेवलप करवाओ। सबसे पहले उसकी इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप कराओ, क्योंकि अगर आपने वो करवा दिया तो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि पैसे कमाने के लिए क्या करना है, क्योंकि समय परिस्थिति देश काल के अनुसार में अपॉर्चुनिटी बदलती है। समय परिस्थिति देश काल के अनुसार अपॉर्चुनिटी बदलती है। हम जैसे गांव में थे तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या थी कि खेत थे, खेत के अंदर में मजदूर लगते थे। तो सुबह सुबह 7 व 8 बजे मजदूर जाते थे, 10 बजे तक काम करते थे, तो कुछ 1 रुपया 2 रुपया कुछ ऐसा मिलता था। तो वो 2 घंटे के लिए अपॉर्चुनिटी थी उस समय। आज से ये मान के चलिए कि 25, 30, 40 साल पहले ऐसी भूमिका गाँव में थी। तो हम लोग स्कूल में 10-11 बजे जाते थे, तो हमें लगता था कि भाई 2-3 घंटे बाकी है तो क्या करो, 2 रुपये कमा के आ जाओ। हम लोग सुबह सुबह काम पे जाते थे। तो वो एक उस समय की अपॉर्चुनिटी थी जब धूपकाला आता था। धूपकाले के बाद बारिश का सीजन आता था, तो गांव का एरिया है तो वो कवेलू वाले घर होते थे। तो हमने ये देखा कि कवेलू वाले घर है, ये बारिश में टपकते हैं पानी से, तो जो घर को सुधारने वाला काम है वो हमने सीख लिया। तो उससे अर्निंग होने चालू हो गई। फिर ईंट के भट्टे लगते थे तो वो एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बदलती है। शहर के अंदर में आए तो फिर अपॉर्चुनिटी चेंज हुई। इंश्योरेंस सेक्टर बढ़िया लगा, हमने उधर ही किया। फिर रियल इस्टेट सेक्टर रखा तो बिल्डर बने, उस साइड से आए। फिर अभी हमें ये लग रहा है कि लोग अभी मोटिवेट होना चाहते, बहुत आगे बढ़ना चाहते, अपने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते। तो हम एजुकेशन के सेक्टर के अंदर में एंट्री मारने वाले हैं, पब्लिकेशन के सेक्टर के अंदर एंट्री मारने वाले हैं। और अभी जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस चालू हो गए। तो हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढा, हमने उसके साथ जुड़कर काम करना चालू कर दिया। तो समय के परिस्थिति के अनुसार रोजगार चेंज होते हैं, रोजगार चेंज होते हैं, उसके अनुसार हमें चेंज होने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि अपॉर्चुनिटी बदलती है। तो तथागत ने क्या कहा? तथागत ने ये कहा कि प्रिंसिपल तो वही रहेंगे, सिद्धांत तो वही रहेंगे, लेकिन तरीका बदल जाएगा समय परिस्थिति के अनुसार। विनय मतलब नियम, अनुशासन है, नियम है, ये बदलेंगे, है ना। उस समय मान के चलो कि लोग चिवर पहनते थे, हो सकता है आज चिवर नहीं पहनना, उनको पैंट शर्ट पहनना है, क्योंकि मशीनें आ गई ऑटोमेटिक वाली। पैंट शर्ट पहन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उनको अच्छा लगता है पहन सकते हैं, है ना, पहन सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा डिबेट डिस्कशन होता, वो चिवर नहीं पहनता, उसने तो पैंट शर्ट पहना। हमारा उसके बजाय ये डिबेट डिस्कशन होना चाहिए कि वो आदमी काम क्या करता है, वो सोचता क्या है, वो क्या गाइडलाइंस देता है। हम उसके कपड़े के ऊपर, वो दाढ़ी कितनी बढ़ाया, क्या, उधर ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। उधर करने के बजाय हमें ज्ञान पर डिस्कशन करना है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम परंपरागत रूप से ही वो देखते हैं।
परंपरागत रूप से किसी को देखते हैं, हम चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, चेंज को समझ नहीं पाते, और उसके कारण हमारा कारण है ये शिक्षा, ये एजुकेशन। तो हमारा जो दुश्मन है, जो एनिमी है, उसने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च हुई, इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि भारत के अंदर में कुछ सालों से रिसर्च की कमी रही। भारत, किसको बुरा नहीं मानना चाहिए आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, चमत्कार, इधर ज़्यादा तेज घुसा, क्योंकि लूटने वाले लोगों को चमत्कारों के माध्यम से लोगों को लूटा जा सकता है, ये उनको समझ में आया। तो यहाँ पे बहुत समय तक विदेशियों का शासन रहा, फिर चोरों का शासन रहा। चोर मतलब वो लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का जिन्होंने ईजाद किया, वो चोर लोग हैं एक्चुअल में। वो आतंकवादी टाइप के लोग हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और ऐसे शास्त्र लिखे। वो एक एक्चुअल में आतंकवादी टाइप के लोग हैं जिन्होंने एक इंसान की स्वतंत्रता को छीना, एक इंसान की बुद्धिमत्ता को छीना, और उसको जानवर जैसा जीने के लिए उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया, और उसको बड़ा गर्वित करते हो, उसको घमंड में करते। तो वो एक एजुकेशन ही है, वो एक, लेकिन वो कौन सा, गुलाम बनाने वाला एजुकेशन है। वो एक एजुकेशन है, लेकिन गुलाम बनाने वाला एजुकेशन है। तो उस एजुकेशन से क्या हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसा व्यक्ति, जब जिस व्यक्ति के पास में बहुत विद्वत्ता है, और कास्ट के आधार पे बड़ौदा के अंदर से उनका आधी रात में सामान फेंका गया कि भाई ये तो इस कास्ट के हैं, इनको रहने का अधिकार नहीं है। कि अब ये चीज़ किसने बताया, उन शास्त्रों ने बताया जिन्होंने, जिस शास्त्रों में ये चीज़ लिखी थी, और उस शास्त्रों को जिन्होंने धार्मिक घोषित किया था कि धर्म है, और उसका धर्म के रूप में प्रचार प्रसार किया था, और उसको मोक्ष के रूप में किया था कि ये मानोगे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो चूंकि प्रज्ञा डेवलप नहीं हुई थी, विजडम डेवलप नहीं था, सही और गलत की जानकारी नहीं थी, तो मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाने के लिए पहली चीज की जरूरत होती है कि तर्क नष्ट करना होता है। तो उन्होंने वो भी किया कि तर्क धर्म विरोधी है, तर्क धर्म विरोधी है। मतलब आपको तर्क नहीं करना, हम जैसा बोलेंगे वैसा मानना है। तर्क करने का केवल एक ही आदमी को अधिकार है, जो एक टॉप लेवल का वर्ग है, जिसको ब्राह्मण वर्ग बोलेंगे। वो तर्क कर सकता है, ज्ञान कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाकी को नहीं है। बाकी को तो उसको फॉलो करना है। ऐसा करके बाकी सोसाइटी को उन्होंने गुलाम किया। तो तर्क डेवलपमेंट कम करा, तो उसके कारण क्या हुआ कि लोग गुलाम बने। तो वो गुलाम लोगों ने बाबा साहब का सामान फेंक दिया। तो बाबा साहब रात में पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे हैं, यार मैं इतना विद्वान आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, जब मैं बाहर जाता हूँ लोग फूलमालाएं पहनते हैं, मेरे को ज्ञान लेना चाहते हैं, मेरे थीसिस है, मैं इतना है, हाँ मैंने इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, PhD है। दिमाग खराब हो गया। और वो बहुत ज्ञानवान आदमी बहुत खतरनाक होता है। वही उन्होंने कहा, इस व्यवस्था को अगर खत्म करने में मैं अगर नाकामयाब रहा तो अपने आप को गोली मार दूंगा। बोले ये व्यवस्था अगर मेरे साथ ऐसी हो रही है तो मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, उन अनपढ़ लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, मेरे लोगों के साथ क्या होगा। उनको फीलिंग आई, और उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन पे उतरे। उसके बाद उन्होंने और डिग्रियाँ ली, और उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, महापुरुषों पे रिसर्च करना शुरू किया कि आंदोलन को किन किन लोगों ने चलाया। तब उन्होंने ज्योतिबा फुले पर रिसर्च किया, कबीर साहिब पे रिसर्च किया, तथागत गौतम बुद्ध पर रिसर्च किया, पूरे आंदोलन पे रिसर्च किया, और अपने 3 गुरुओं को माना, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से काम किया। अभी ये भी एक एजुकेशन है, एक शिक्षा का पार्ट है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग डिग्रियाँ लेके, हमारे बच्चे बहुत बड़े बड़े डिग्रियाँ। अभी मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अमीर है, मतलब बहुत अमीर है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। और मैंने उसको, अपना ही बाबा साहब वाला व्यक्ति है, मैंने उसको कॉल किया, किधर हो भाई, चारों धाम की यात्रा पे हो। एक दिन फोन किया, क्या किया, पंडित जी के साथ पूजा कर रहा हूँ। पैसा तो आ गया है, लेकिन सिस्टम में उधर क्रिएट है, गुलाम है, वो गुलाम है। अब उस आदमी को मैं डायरेक्ट जाके ये नहीं समझा सकता कि भैया ये गलत चीज़ है। अगर ऐसा मैंने कहा तो वो मेरे से रिलेशनशिप बंद कर देगा। तो मुझे किसी को ऐसा समझाना नहीं है व्यक्तिगत रूप से। उसको क्या है कि बीमार आदमी को डॉक्टर ये नहीं समझाता कि तुम बीमार हो, तुम ये हो, तुम ऐसे वैसे, डांटता नहीं। उसको बोलता है कि ये दवाई खा लो, है ना, ये दवाई खा लो। तो कहीं ना कहीं समस्या में पीड़ित होता है धीरे से। उसके बाद में उसको धीरे धीरे वो दिया जा सकता है, लेकिन हम एक दिन के अंदर उनको सुधार नहीं सकते हैं। सुधारने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है वो कि स्कूल सिस्टम से ही सुधारने की ज़रूरत है। हमारा प्रोडक्शन ही बहुत अच्छा हो। अब हमारे प्रोडक्शन में हमने सबसे बड़ी कमी क्या है कि बाबा साहब ने बेसिक लेवल पे एजुकेशन की बात की है। बाबा साहब ने जो विहार बनाने की बात की, तो बाबा साहब ने
विहारों की परिकल्पना की तो वहां पे उन्होंने लिखा कि 10 पॉइंट प्रोग्राम। वहां पे स्कूल होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, योगा ध्यान सेंटर होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, वृद्धाश्रम होना चाहिए, कराटे कुमकुम की भी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे उनका जो ये था कि एक पूरे इक्विपमेंट के साथ में एक विहार का निर्माण करना। विहार का मतलब केवल पूजा का स्थल नहीं होता है, विहार का मतलब होता है ज्ञान का स्थल, जहाँ पे लोग ज्ञान के लिए विहार करें, ज्ञान के लिए विहार करें। जैसे तक्षशिला थे, नालंदा था, या अन्य उस समय की जो यूनिवर्सिटीज बन रही थी, जो एजुकेशन सेंटर थे, उस सेंटरों को डेवलप करने की भूमिका, डेवलपमेंट करने का प्लानिंग ये बाबा साहब के विजन के अंदर में था। लेकिन हमने क्या किया कि देखा देखी नकल मारना बहुत आसान होता है। यहाँ के जो ब्राह्मण है, जो जन्म से ही ब्राह्मण कहते थे, उन्होंने क्या किया, दुकानें लगाई। भारत के अंदर में बहुत करोड़ों दुकानें, कहीं कहीं मंदिर बने हैं और वहाँ पे एक मूर्ति डाल दी जाती है। वो मंदिर और मूर्ति कुछ नहीं है, एक दुकान है, और वहाँ पे एक पुजारी बैठता है। वो पुजारी नहीं होता है, वो दुकानदार होता है। तो दुकानदार, उसका ग्राहक कौन है, ये आदमी जो चल रहा है, उसको कोई भी समस्या आती है तो उस पर वहाँ पे जाता है और वो मांगता है कि बोले कि भाई मेरी ये कामना पूरी कर दो, मेरा ये कर दो, मेरे बच्चों को पास कर दो, कोई बीमारी दूर कर दो। और उसको उसकी शांति भी मिलती है। ऐसा नहीं कि शांति नहीं मिलती, शांति इसलिए मिलती है क्योंकि वो उसमें फेथ करता है। तो फेथ करने के कारण क्या होता है कि उसको शांति भी मिलती है, उसका प्रचार प्रसार भी वो करता है कि वहाँ गया तो मेरा ठीक ठाक हुआ। लेकिन अगर उसका इंटरनल एक्सप्लेनेशन अगर किया जाए, इंटरनल सर्जरी की जाए, तो वो एक्चुअल में उस मूर्ति के कारण उसको नहीं मिला है, उसके अंदर के पावर, क्योंकि उसने विश्वास किया था। तो विश्वास करने के कारण क्या है कि हमारे अंदर में बहुत खजाने भरे पड़े अंदर में। तो वो जो ये खजाना था श्रद्धा वाला, वो उसने ऑन कर दिया और उस मूर्ति पे विश्वास किया, उस भगवान पे विश्वास किया कि मेरा बहुत बढ़िया हो जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, और वो स्वस्थ और अमीर हो जाता है। अब दूसरा एक व्यक्ति है कि वो मूर्ति को नहीं मानता, इसको नहीं मानता, लेकिन वो भी अपने आप पे विश्वास रखता है, वो अच्छे नेचर पे विश्वास रखता है, वो भी मानता है, तो वो भी अमीर हो जाता है। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा कि बिल गेट्स कौन सी सरस्वती को मानता है, लेकिन ज्ञानी है। एलन मस्क ने कौन सी शंकर जी की पूजा की है, कौन सी सरस्वती की पूजा की है, कौन से बजरंग बली की पूजा की है, तो क्या ज्ञानी नहीं है? ज्ञान का दीपक आपके अंदर में है। लेकिन दुकानदारी चलाने वाले अगर आपको ये बता दें कि ज्ञान का दीपक आपके अंदर है, तो उनकी दुकान ही बंद हो जाएगी। वो अपनी दुकान क्यों बंद करना चाहेंगे? उनको उससे माल मचना चाहिए। वो आप गुलाम नहीं रहोगे, उनका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि वर्णीय अवस्था, जाति अवस्था का सिस्टम भी लोगों ने अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करके तैयार किया। ऐसा नहीं है कि जो आदमी अचानक गुलाम हुआ होगा, गुलाम नहीं हुआ। यहाँ पे युद्ध भी हुआ, जैसे महाभारत का युद्ध है, क्या है? गुलाम बनाने वाला युद्ध है। मैं तो श्री कृष्ण हूँ, तुम तो मारो, अपने भाइयों को भी मारो। वो तो आत्मा तो कपड़े जैसी होती है, मतलब शरीर तो कपड़े जैसा होता है, वो तो बदलते जाता है। तो ये धम्म के विरोध में लिखा गया शास्त्र है, युद्ध शास्त्र है। एक्चुअल में वो युद्ध की रणनीति का शास्त्र है कि आपको कैसे, ये ब्राह्मणों ने अपने लिए तैयार किया हुआ शास्त्र है। लेकिन उसका बड़ा महिमा मंडन होता है कि जो आदर्श ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन उसमें जालसादियाँ बताई गई है कि वो किसका कहाँ पर जान फंसी है, किधर किसको मारना है, किधर ये मारना है। तो दावपेच वाला शास्त्र है वो, कोई बहुत बड़ा ऐसा शास्त्र नहीं है, दावपेच वाला शास्त्र है, रणनीतिक शास्त्र है। तो आजकल वो शास्त्र बड़ा अपनाया जाता है। तो जो आप पीड़ित होते हो उसी शास्त्र के कारण है ना, आपके साथ भी दावपेच होते होंगे बहुत सारे, है ना। कभी आप अमीर बनने की कोशिश करो, राजनीति में जाओ, कुछ बड़ा बनने की कोशिश करो, तो दावपेच बराबर होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप काबिलियत तो आपके अंदर में बहुत थी, लेकिन फिर आपको रोक दिया गया। बहुत सारा आप तो ईमानदार थे, आप तो ये कि, लेकिन पता चला कि आपके साथ ही बेईमानी हो गई। तो सिस्टम क्रिएट करते हैं शास्त्र। रामायण में एक बात आती है कि शूद्र शंभू का वध राम जी ने किया। क्यों किया और किसके कहने पे? ब्राह्मण के कहने पे। बोले कि वो शूद्र है और ध्यान कर रहा है। तो तथागत गौतम बुद्ध क्या है? अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो शूद्र बनने में है, ध्यान करना मना है, क्योंकि उनको मालूम है ध्यान करेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, तो ज्ञानी नहीं बनने दो। और शूद्र कौन है? शूद्र ओबीसी है। पूरे ओबीसी के खिलाफ में लिखा गया शास्त्र है। महिलाओं के शोषण के खिलाफ में लिखा गया शास्त्र है। सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी, अग्नि में खड़ी हुई। एक एजुकेशन है, मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन का एक पार्ट है। तो ये जो शास्त्र है, जिसको धार्मिक शास्त्र कहा गया है, ये धार्मिक शास्त्र नहीं है, ये एक तरीके का एक एजुकेशन है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया। और इसलिए साकेत को उन्होंने साकेत नहीं रहने दिया, साकेत को अवैज्ञानिक केंद्र बना दिया। साकेत एक बहुत बड़ा एजुकेशन का सेंटर था, अब साकेत का नाम अयोध्या कर दिया, और वहाँ पे बहुत बड़ा पर्यटन स्थल हो गया, और सरकारें लग गई अभी उसके पीछे की, हमारा भारत साकेत,
और ये करके। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ से विश्व के अंदर में ज्ञान गया, तथागत सम्यक संबुद्ध को जहाँ पे संबोधि प्राप्त हुई, उसको उन्होंने अज्ञान का केंद्र बनाने की कोशिश की। और इस त्रिगुण पावन पूर्णिमा पर वहाँ के राज्यपाल मिस्टर पता नहीं क्या नाम है उनका, वो जाके लिंग पिंड मान कर पूजा कर रहे थे और अपना जो पिछवाड़ा है वो तथागत की मूर्ति की तरफ कर रहे थे और वो पूज रहे थे और पंडे खड़े होके वहाँ पे मंत्र जाप कर रहे थे, वैदिक मंत्र जाप। तो मुझे वो नालायक लग रहे थे, मतलब नालायक लायक नहीं है, मतलब जैसे है ना, मतलब गधे टाइप के लोग होते हैं ना, कोई गधे टाइप की। आप मूर्ख लोग क्या होता है कि क्या आपको कोई अच्छी चीज मिली तो आप उसको समझोगे ही नहीं। तथागत सम्यक संबुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई जिस दिन में, वो दिन तो बहुत आनंद का दिन है, विश्व के आनंद का दिन है, मानव मात्र के कल्याण का दिन है। संबोधि मतलब हाईएस्ट हैप्पीनेस, जिसको निब्बान बोलते हैं, जिसको मोक्ष बोलते हैं, जिसको आज़ादी बोलते हैं, जो चीज़ के आप दुख से मुक्त हो जाते हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हो, और उस एरिया का साक्षात्कार हुआ, उस मतलब विश्व के लिए बहुत कल्याण का दिन है, विश्व के मानव मात्र के लिए बड़े उत्साह का दिन है। उस दिन को ऐसा मान के चलो कि हम खाने के लिए बहुत बढ़िया भोजन तैयार किया और सब लोग, लाख लोग हुए भोजन करने के लिए, और एक मूल आदमी की टोली आई, 4-5 लोगों की टोली, और उन्होंने एक शीशी उसके अंदर में जहर डाल दिया, मान के चलो एक बोतल जहर डाल दिया, तो खाने लायक खाना नहीं बचा। तो उस दिन की त्रिगुण पावन पूर्णिमा ये 6, 7, 8, 10 लोगों ने जाके उसको खंडित कर दिया। मतलब जो उत्साह मनना था, जैसे जापान है, थाईलैंड है, चाइना है, इनके डिक्शनरी के अंदर में लिखा है कि भारत स्वर्ग है। स्वर्ग किसके कारण मानते? तथागत के कारण। लेकिन इन मूढ़ों ने आके वहाँ पर वो काम किया। भारत की जनता चुपचाप बैठी हुई है। जनता क्यों चुपचाप बैठी है? पता ही नहीं जनता को, पता ही नहीं जनता को कितना कांड हो रहा है यहाँ पे। वो तो बोल रहे हमको गुलाम कौन बना सकता है, हमारा संविधान तो लागू ही है, हमारे संविधान को हाथ तो लगा के देखो। हमारे नेता बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, हाथ तो लगा के देखो, कोई नेता आते, हम तो आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, हम तो लोगों को आज़ाद करेंगे। भाई कौन सी आज़ादी दे रहे हो आप? कौन सा आंदोलन चला रहे हो? नहीं, हम तो उनके खिलाफ रोड पे उतर जाएंगे, है ना, नारा लगाएंगे। वो आज़ादी नहीं होती है भाई, आज़ादी मेंटल आज़ादी होती है। जो लोग मेंटल गुलाम हैं उनको, उन गुलाम कचरा फैलाने वाले लोगों को रोकने की क्षमता आपके अंदर में होनी चाहिए, रोकने की क्षमता होनी चाहिए। आज मैं ये कह रहा हूं कि उस चीज के लिए जो चीज नहीं हुई देश के अंदर, क्यों हुआ? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी 1949 का एक्ट वैसा का वैसा ही लगा हुआ है, और उस एक्ट के कारण ये सारी घपलेबाजी वहां से हो रही है। दूसरी चीज, शास्त्र जो है, शास्त्र मतलब जो ग्रंथ है, उसके अंदर में जबरदस्त तरीके से मिलावट हुई है। क्योंकि जब किसी चीज को नष्ट नहीं हो सकती है तो उसको भ्रमित किया जाता है, या उसको काउंटर करने के लिए उसके तरीके ढूंढे जाते हैं। रणनीतिक हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब को तो अभी विचारों को नष्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या किया? अब उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पास किया, इतना बड़ा संविधान लिखा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑलमोस्ट 3 साल, और उसके अंदर में करीबन बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको, बहुत स्टडी करना पड़ा, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। उसके कारण बाबा साहब के शरीर में भी इफेक्ट पड़ा। अगर वो संविधान नहीं लिखते तो और 5-10 साल जीवित रहते। संविधान लिखने में, ड्राफ्टिंग करने में उनका बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन अब कुछ नालायक किस्म के लोग आ रहे, बोले BN राव संविधान निर्माता, उसका फोटो लगा रहे। एक तो BN राव UPSC कुछ PSC वगैरह का वो कोई मेंबर था, वो तो संविधान सभा का सदस्य भी नहीं था, लेकिन उसको ये कर दिया। लेकिन बाबा साहब श्रेय सबको देते। बाबा साहब अपनी स्पीच के अंदर में BN राव का भी नाम लेते, इन्होंने भी सहयोग किया, उन्होंने भी सहयोग किया, सारे सदस्यों का सहयोग किया। वो अपने, क्योंकि एक महापुरुष होता है सबका, एक आदमी ने अगर पानी भी पिलाया है ना तो उसका भी नाम लेता है वो। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये जो नालायक किस्म के लोग हैं, जिनको लायकत नहीं है, 3 कौड़ी के 3 टके के लोग हैं, जिन्होंने नकल करके ला कर लिया और कुछ
बोल रहे कि हम बड़े एडवोकेट बन गए हैं, ये नालायक किस्म के लोग। वहाँ पे BN राव की फोटो बोलिए संविधान निर्माता है ना। कुछ गधी किस्म के लोग हैं, वो बोल रहे बाबा साहब की मूर्ति लगा नहीं देंगे हम ग्वालियर हाई कोर्ट में अंदर में। अबे तुम मूर्ति नहीं भी लगाने दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा बाबा साहब को? बाबा साहब तो अपने आप में महान है, तुम्हारे मूर्ति के अंदर में थोड़ी ना है, और तुम्हारे हाई कोर्ट के अंदर में थोड़ी है। वो ज्ञान की ज्योति है, वो विश्व के अंदर में उनका ज्ञान है। तुम्हारे मूर्ति लगाने से और तुम्हारे ज़्यादा नौटंकी करने से उनका वैल्यू कोई कम नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारे घर की महिलाओं को ये पता चलेगा इस बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया है, हमारे लिए संरक्षण किया है, वो महिला ही तुम्हारा काम लगा देगी। अभी तो हम तुम्हारे घर के अंदर एंट्री नहीं किया हमने जानबूझ के। जिस दिन हमने एंट्री करना चालू किया कि नहीं तुम्हारे घर के अंदर में, तुम्हारे घर से ही तुम्हें डंडे पड़ेंगे। हमें आंदोलन करना आता है। हम तो ये है कि हम मानवतावादी लोग हैं और हम तुमको अच्छे से समझा रहे हैं, इसका मतलब हम बेवकूफ़ थोड़ी है। तुमको जहाँ जहाँ जिस स्थान पे बिठा दिया वहाँ पे साले नौटंकी करना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, वही बदमाशी शुरू कर दी, वही मनुस्मृति लागू करना चालू कर दिया। जज बना दो तो वहीं पे राम आए थे सपने के अंदर में और उन्होंने बोला था कि ऐसा डिसीजन लो, चीफ जस्टिस, भूतपूर्व चीफ जस्टिस। अरे भाई संविधान नहीं है क्या? संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से निर्णय देने के लिए बिठाया है। वहाँ नालायकी करना शुरू करते हैं। शंकराचार्य उठ के खड़े होता है, जन्म से भी ब्राह्मण होता है, कर्म से भी ब्राह्मण होता है, दोनों चाहिए ब्राह्मण होने के लिए, जन्म भी चाहिए। अच्छा तू ब्राह्मण है, तू अर्हत है, जानकारी है तुझे, तू मुक्त है, प्राणी मात्र के अंदर सबके अंदर तुझे ये नहीं दिख रहा है? अभी प्लेन क्रैश हुआ तो उसकी आइडेंटिफिकेशन काय के आधार पे? DNA के आधार पे। किसी का ये नहीं पूछा गया कौन सी जाति का है, कौन सा किधर है, लिखा था क्या उसके ऊपर में? DNA के आधार पे। नेचर का लॉ तो लागू रहेगा ना, आपके नौटंकी करने से थोड़ी ना होगा। आप तो मूड अपने भक्तों को 10-20 गुंडे टाइप के लोग हैं जिनको शराब पिलाते हो, जिनको भक्ति का रस पिलाते हो, जिनको गुमराह करके रखे हो, उनको पाले रखे हो। और कोई निरपराध आदमी है, कुछ अकेला दिखा, उसको प्रताड़ित करके उसको वीडियो बना के डालते हो और अपने आप को शहंशाह समझते हो। आपकी औकात क्या है? क्या औकात है आपकी? अरे अमेरिका के अंदर से भेड़िया लगा के लोगों को भेज दिया जाता प्लेन के अंदर में, क्या औकात है? क्या ऐसा सम्मान प्राप्त किया आपने? तथागत का सम्मान देखो, गुरु मानते हैं वहां पे लोग, अपना चरण पकड़ते हैं। तथागत ने ये चीज, ये की गर्व पूरे विश्व के अंदर में गुरु बना दिया भारत को। तो तुम उस भारत को बदनाम कर रहे हो अपनी नालायकी के कारण, और तुम्हें बोल रहे हो कि हमें गुरु मानो। तो नौटंकी वाले लोगों को ज्यादा गुरु मानने की जरूरत नहीं है। बागेश्वर टाइप के लोग हैं, है ना, ये अनिरुद्ध टाइप के लोग हैं, ये आते हैं बिल्कुल श्री टाइप के लोग हैं, और ये अपने आप में बखान करने इनको कुछ विधियाँ आती है, थोड़ी बहुत हिप्नोटिज्म वगैरह आता है। और आजकल वो हिप्नोटिज्म माइंड प्रोग्राम के बारे में थोड़े सुशिक्षित है माइंड गेम के कारण। अगर इनको ज़्यादा ही समझ में आ रहा था तो प्लेन क्रैश हो रहा था उस दिन पहले बताना था कि आज प्लेन क्रैश होने वाला है, वो तब तक तो चुप रहते हैं वहाँ नहीं। लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है, वैसा जीवन हम पर्ची निकालते हैं, है ना। क्यों ऐसे, क्यों नौटंकी? तो क्या होता है, वो चीज़ को तभी पकड़ा जाता है कि जब किसी की प्रज्ञा डेवलप होती है। प्रज्ञा ये हाईएस्ट विजडम है, और प्रज्ञा का एक लेवल होता है। एजुकेशन के अंदर में विजडम पर हमें बहुत कम पढ़ाया जाता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। और इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इन सबसे निवेदन करता हूँ कि मेडिटेशन और ध्यान की क्लासेस चालू करें। अब केवल वेद चिल्ला के वेद मत बनाओ, है ना। रिसर्च में जाओ, रिसर्च में जाके इस भारत के अंदर से क्या चीज़ है वो ये करो, पाली के क्लासेस चालू करो। तो विजडम क्या होता है, प्रज्ञा क्या होती है, अलग अलग लेवल की प्रज्ञा होती है। एक तो हम चिंतन मनन करते तो प्रज्ञा अलग लेवल पे काम करती है, हम ध्यान करते तब अलग लेवल पे काम करती है, हम पढ़ते तब अलग लेवल पे काम करती है। तो पढ़ते तो तब एक नॉर्मल लेवल पे रहती प्रज्ञा, चिंतन मनन करते तो थोड़ी सी उससे ऊपरी लेवल पे रहती। लेकिन ध्यान के स्टेज में, जब आप पॉजिटिव ध्यान के स्टेज में हो तो बहुत बड़े लेवल पे होती है। और एक प्रज्ञा होती है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब ये है कि कोई एक घटना को दूसरी घटना से और तीसरी घटना से और चौथी घटना से जोड़ते हुए उस चीज़ को रोक देती है। तो जो सिग्निफिकेंस टाइप की प्रज्ञा होती है वो सारे आक्रमणों को, सारे घटनाओं को रोकने का काम करती है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि छोटी चीज़ की एक गलत विचार आया, तो आपके पास प्रज्ञा जागृत है तो आप क्या करोगे, आप जागृत अवस्था में वो छोटे से विचार लेके काउंटर करोगे, तो
लेकिन अगर प्रज्ञा नहीं है, बेहोशी की हालत में छोटे के विचार को, गलत विचार को और प्राथमिकता दोगे और डर जाओगे और डर जाओगे। और फिर क्या होता है कि जब ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है तो एक बड़ा विचार बन जाता है और बड़ा एक साइकोलॉजिकल ये बन जाता है। उसके कारण लोग एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये बड़ा लेवल रिजल्ट है। तो इस चीज़ों को रोका जा सकता है, एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, डिप्रेशन लेवल को रोका जा सकता है, सुसाइड को रोका जा सकता है, सारी चीज़ को रोका जा सकता है मेंटल लेवल के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से। तो ये प्रशिक्षण के अंदर दिया जा सकता है। अब वो जो प्लेन क्रैश हुआ है, वो प्लेन क्रैश एकदम नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ। ऐसे लोग बोल रहे एकदम से वो इंजन बंद हो, तो घटनाक्रम है, फाइनल है। फर्स्ट में इंटीमेशन मिलना चालू हो गया था कि जब उसका एसी बंद हो गया, विंडशिप बराबर काम नहीं कर रहे हैं, तो वहीं से उसको ये मिल गया कि एसी क्यों बंद हुए, उसके कौन से कनेक्शन ये है। उसको बहुत तरीके से जांच करनी थी उसके, लेकिन हमारे यहाँ पे व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा आ गया। और उसका रीज़न क्या है, उसकी जिम्मेदार दो लोग हैं, एक तो वहाँ के टेक्नीशियन भी है, दूसरी सरकारें। मैं आपको बताता हूँ कि सरकारें कैसी जिम्मेदार है। एयर इंडिया के ऊपर उन्होंने जैसे कि इंजन का बराबर रखरखाव नहीं किया तो लगाया 80 लाख का दंड, ये 80 लाख का दंड। फिर देखा कि पायलट ने बराबर ट्रेनिंग किया तो ये लगाया 30 लाख का दंड। तो हमने हर चीज़ को सुधारने के लिए पैसों में तालमेल कर दिया। तो उन्होंने क्या सोचा, दंड ही तुम पैसों में लगा रहे तो हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे, हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे और ज़्यादा ट्रिप लगाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे का ही दंड लगाओ, नहीं 1 करोड़ का लगाओगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जिस कंपनी के पास में हज़ारों करोड़ का एसेट पड़ा हुआ है, उसको 1 करोड़ रुपया क्या लगता है, 100 रुपये जैसा। ठीक है भाई, ये चेक काट दिया, ये लो तुम्हारा दंड खत्म, बात खत्म। अब इसमें क्या हुआ कि वो जो 3 बच्चे, 2 डॉक्टर हस्बैंड वाइफ हंसते कूदते हुए जा रहे बेचारे, ये इस गधों के शिकार हो गए। वो जो कोई इंग्लैंड के 56-57 नागरिक थे वो ये हो गए, वो जो डॉक्टर स्टूडेंट थे जो अपने हॉस्टल में बढ़िया खाना खा रहे थे देश के अंदर, एरोप्लेन वही गिरा, वो शिकार हुए। तो घटनाक्रम फाइनल बहुत ज़्यादा खराब हुआ। क्यों? क्योंकि इनके कारण इन्होंने वो चीज़ को कंट्रोल नहीं किया। तो यहाँ पर जो विजडम की जरूरत है, बहुत हाई लेवल की विजडम की जरूरत है कि कौन से घटना, इसको प्रतीत्व समुत्पात कहते हैं, तथागत इसको प्रतीत्व समुत्पात कहते हैं। और आनंद तथागत से पूछते हैं कि तथागत ये बताओ कि प्रतीत्व समुत्पात को मैं जानता हूँ कि नहीं, बहुत है ना, मैं सब जानता हूँ। बोले आनंद, प्रतीत्व समुत्पात को जानना इतना आसान नहीं है, इतना नहीं है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। प्रतीत्व समुत्पात को लोग नहीं जानते, उसके कारण ये सारे गड़बड़ घटनाक्रम हो रहे हैं। तो जो प्रतीत्व समुत्पाद है कि जो हम एक्शन करते, जो कर्म करते, उसका विपाक आता है, उसका रिजल्ट आता है। और एक्शन भी जो करते हैं उसके पहले जो थॉट होता है, थॉट प्रोसेस होता है, उसका जन्म कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो बेसिकली जो तथागत का जो एजुकेशन है, ह्यूमन को डेवलपमेंट करने का एजुकेशन है, मॉरल सिस्टम लागू करने का सिस्टम है। जितने भी घटनाक्रम है, जहाँ सोनम ने उसके पति की हत्या की और वो भी घटनाक्रम अगर आप एनालिसिस करो तो प्रतीत्व समुत्पाद पर अगर एनालिसिस करो तो आपको सब चीज़ें समझ में आएगी कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, क्या हुई, किस कारण से हुई, उसने कैसे प्लानिंग बनाई। तो फिर आपको समझ में आया कि वो घटना को रोका जा सकता था, लेकिन हम लोग नहीं रोक पाते हैं क्योंकि हमारे पास कहीं नहीं कहीं ज्ञान की कमी होती है, या हम मूर्छा के लेवल पे होते हैं, या हम सोचने के लिए टाइम नहीं लगाते, या किसी चीज़ को हम इतना अवेयरनेस ढंग से नहीं करते। क्योंकि इस प्रकार का हमें ना तो स्कूलों में एजुकेशन दिया गया है, ना धार्मिक लोग करते हैं। वो क्या करते, नाचो गाओ मजा करो, है ना, जैसा जीवन चल रहा है। अब वो हमारे जो मंत्री जी है, उनका स्टेटमेंट, दुर्घटना को कौन रोक सकता है। मैंने कहा कि दुर्घटना को ज्ञानी रोक सकता है, मूर्ख की औकात नहीं रोकने की। दुर्घटना को ज्ञानी रोक सकता है, विद्वान पुरुष रोकता है, अरहंत व्यक्ति रोक सकता है, जिसके अंदर में ज्ञान के चक्षु ओपन है, वो रोक सकता है। और ये सिद्ध हुआ है, ये सिद्ध किया जा सकता है। हमने लोगों को सुसाइड करने से रोका है, जहाँ ये था रोका है। हमने कई जगह पे ये रोका है और हमने कई जगह पे लोगों को इंटीमेशन किया है। मैंने एक व्यक्ति को ये कहा कि तो तुम जो गड़बड़ कर रहे हो, ये बहुत खतरनाक चीज़ कर रहे हो। मैं बोला आध्यात्मिक आदमी और मैं जान रहा हूँ कि तुम जिस लेवल पे काम कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे साथ गड़बड़ी की, तो मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं समय के हिसाब से इसको दुरुस्त कर लूँगा। लेकिन उनको आदत लगी कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छा रास्ता है। उन्होंने दूसरे के साथ भी वैसी गड़बड़ करने की कोशिश की। वो आदमी थोड़ा तेज बोला था, उसने झगड़ा कर लिया। अब यह लोग भी बलशाली थे, तो इन्होंने गन लगा दिया उनके सर पे। गन लगा दिया तो वो आदमी वहाँ से भागा, हाथ पैर जोड़ के जाके रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद में क्या हुआ, पुलिस आई, पुलिस पकड़ने के लिए आई,
तो ये जो गन पॉइंट वाले लोग थे ये भागे भागे, उसी के अंदर में उनको अटैक आया। अटैक आने के कारण वो खत्म हुए, पत्नी खत्म हुई, उसके बाद में वो खत्म हुए, ये खत्म हुए, हमारा एक परिचित दोस्त था, 3 खत्म। तो मैं जो घटनाक्रम बता रहा था उसमें 3 लोग खत्म हो गए। अब क्यों खत्म हुए? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्शन, गलत एक्शन से गलत रिएक्शन। तो क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हुए, मैं तो इनके साथ ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपको चेतावनी दे देंगे कि भाई साहब ऐसा मत करो, यह चीज़ गलत है। वो चेतावनी देने वाला जो आदमी होता है सबसे बड़ा आपका अच्छा मित्र होता है। माता पिता आपको चेतावनी देते हैं, अच्छा गुरु आपको चेतावनी देता है कोई चीज़ का, वो आपको पनिशमेंट नहीं देता, चेतावनी देता है, आपको इंटीमेशन देता है कि ऐसे मत करो। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस में अगर कोई पुलिस वाला है और वो अगर विद्वान है तो वो आप दारू पी के अगर गाड़ी चला रहे तो वो आपको चेतावनी देगा, वो बोलेगा भाई साहब ऐसा मत करो यार, हेलमेट लगाओ, ऐसी मत करो, दारू पी के गाड़ी मत चलाओ। उसको है ना, वो गधा टाइप का है तो तुम बोले दारू पी के चलाओ, 1000 रुपये मेरे को दे दो, चलाते रहो, मैं हुई इसी रोड पे। हाँ, वो चेतावनी नहीं दे रहा, पैसे खा रहा, लेकिन वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि ज़्यादा पीने के चक्कर में हो सकता है कि आप अपना संतुलन खो लो, गाड़ी का एक्सीडेंट कर लो, आपकी इतनी बहुमूल्य शरीर पे नुकसान पहुंचे। और ऐसा होता है। इसलिए क्या है कि एक एजुकेशन वाली सोसाइटी तैयार करना एक बड़ा काम है। तो धम्म का काम एजुकेशन देना है। सबसे पहले धम्म का काम है कि नेचर के प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करके पब्लिक के बीच में भेजना। धम्म का काम है कि परिवार को समृद्धशाली बनाना। धम्म का काम है कि माता पिता बेटे का इनका व्यवहार आपस में अच्छा करना। धम्म का मतलब है कि बच्चों की देखभाल माता पिता बहुत अच्छे से करें। और धम्म का मतलब है कि माता पिता की सेवा, माता पिता का, गुरुजनों का आदर सत्कार बच्चे करें। तो एक सोसाइटी का डेवलपमेंट जहाँ से पीस निर्माण हो, और उससे पीस निर्माण होने से क्या होगा कि जो अष्टांग मार्ग, जो मतलब मुक्ति का मार्ग, उसके अंदर में जाने वाली हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। तो उस समय तथागत के समय में अरहतों की संख्या बहुत थी, 500-500, 1000-1000 अरहत तो तथागत ऐसे गिनते थे। ये भी अरहत है, ये है हमारी, और कम से कम श्रोतापन्न तो है ही है, मतलब मुक्ति के रास्ते पे तो है ही है। अब आज के डेट में तो अरहत नाम की चीज़ें ही खत्म हो गई। लोगों को अरहत तो पता ही नहीं। वो तो बोलते हैं मैं श्री हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं ये हूँ न मैं वो हूँ न मेरे पास इतनी डिग्री है। अरहत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरहत नाम को लोग भूल गए। इसलिए तथागत को ये मालूम था, तो उन्होंने ये कहा कि जो अरहत भिक्षु है, ये अरहत जो भिक्षु है, इनके स्तूप बनाओ। ये अरहत भिक्षु है, इनके स्तूप बनाओ, और स्तूप के अंदर में इनकी जो अस्थियां है वो अस्थियों को इसमें रखो, और वो स्तूप को संरक्षित करो। तो आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि अरहत हुआ जा सकता है, अरहत कोई चीज़ है। क्योंकि संसार के अंदर में उस दिन दुर्गति का कारण होगा कि जिस दिन यहाँ पे अरहतों की उत्पत्ति होना बंद हो जाएगी, श्रोतापन्न ज्ञानी लोगों की उत्पत्ति होना बंद हो जाएगी। क्योंकि ये ज्ञानी लोग ही जो है, जो विद्वान लोग ही है, ये ही आने वाले समय में परमाणु युद्ध को रोकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये मेंटल युद्ध, जैसे आज लोग बोल रहे हैं ना, एक दूसरे पे अभी वार चल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे पास भी परमाणु है, तो दूसरा देश ये बोल रहा है कि भाई ईरान के पास में बहुत ज़्यादा जखीरा है, तो उसका पहले ख़त्म करो, कभी भी अटैक कर सकता है, दूसरे देश को ये लग रहा है कि अटैक कर सकता है। इसलिए शस्त्र को डिस्ट्रॉय करने में लोग लगे हैं। लेकिन पहली चीज़ है कि लोग शस्त्र निर्माण क्यों करते हैं खतरनाक तरीके से? वो इसलिए करते हैं कि डरे हुए हैं। उनको लगता है कि देखो, और शस्त्र के बल पे वो एक दूसरे का संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन शस्त्र के बल पे संरक्षण करना ये अंतिम सत्य नहीं है। क्योंकि कुछ ओसामा बिन जैसे भी लोग आ जाते कि जो उसी एरिया के लोगों को तैयार कर देते, और पता चले कि अमेरिका के 2 टावर खत्म कर दिए। अमेरिका के 2 टावर खत्म करना और इंडिया एयर का नष्ट होना दोनों एक जैसी घटना है। बस ये मूर्खतावश घटी हुई घटना है, वो आतंकवादी तरीके से घटी हुई घटना है। लेकिन दोनों के अंदर एजुकेशन की कमी है, विजडम की कमी है, नॉलेज की कमी है। इसीलिए हमारे जो नेता लोग हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ भारत की जनता की तरफ से, आप ये गधे जैसा और बेवकूफ़ जैसा स्टेटमेंट देना बंद कर दो। घटना तो घटती है, दुर्घटना को कौन रोक सकता है? भाई साहब रोक सकते हैं। अगर ये बात गलत है कि नहीं रोक सकते, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप अपनी Z+ सिक्योरिटी हटा लो। आपको मालूम है कोई रोक ही नहीं सकता, तो फिर Z+ सिक्योरिटी घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्यों लगाई है? आप क्यों लाइन ऑर्डर पास करते हो? जब CM हम निकलते हैं तो क्यों लोगों को रास्ता रोकते हो? क्योंकि आपको मालूम है कि साला कोई पागल आदमी घुस जाएगा जिसका कोई मैंने काम नहीं किया होगा, वो मेरे विरोध में आ जाएगा। तो आप घटनाओं को रोकने के लिए अपनी सिक्योरिटी करते हो।
हर किसी को अपने चेंबर में एंट्री नहीं करवाते हो कि घटनाओं, आप नहीं चाहते कोई दारू वारू पी के आपके पास पहुंच जाए, कोई हथियार लेके आपके पास पहुंच जाए, इसलिए मेटल डिटेक्टर लगाते हो, घटनाओं को रोकने के लिए करते हो आप। लेकिन मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट देते वक्त आपको इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। आपको ये बोलना चाहिए था कि इसके अंदर में जो खामियां है उनका निराकरण हम करेंगे, हम चेकआउट करेंगे और आज के बाद ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए हम कुछ प्लानिंग करेंगे, बढ़िया प्लानिंग करेंगे। तो आपकी विद्वत्ता का पता चलता है। इसलिए कभी भी सत्ता की तंत्र, सत्ता की चाबी और सत्ता का पावर उन लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए कि जिन लोगों का IQ लेवल कम है। मेरी बात को गलत नहीं मानना, गलत रीस में नहीं लेना। IQ लेवल कम है इसलिए कम है कि आपके पास में ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, उसके होने के बाद आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। वो होने के बाद भी आप ये नहीं कर, अगर ऐसा होता तो राइट ब्रदर ने वो एरोप्लेन ही तैयार नहीं किया होता। राइट ब्रदर, आदमी उड़ना चाहिए तो पक्षियों को देखते कि पक्षी उड़ रहे और नीचे गिर गिर के मर रहे, वो तो ऐसा देखते, फिर तो वो पलकड़ा नहीं करते भाई ये तो बस कर रहा ही नहीं, इसको ईजाद नहीं करना। वो बोलते कि नहीं ये बहुत खतरनाक, क्योंकि जान से बड़ी चीज़ क्या है, क्योंकि जो एरोप्लेन बनाने का वीडियो बनाने वाला जो लड़का था, वो लड़का बोलता है कि मैं आज के बाद विमान में नहीं बैठूंगा, एरोप्लेन में नहीं बैठूंगा, क्योंकि उसने सामने देखा थर्ड के साथ में हॉस्टल पे गिरता हुआ विमान, उसने मरते हुए लोगों को देखा, वो कैसे बैठेगा, वो तो एकदम डर गया, उसको तो लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ का मामला है एरोप्लेन में बैठना है। तो राइट ब्रदर ने अगर ऐसा सोचा होता तो प्लेन वो निर्माण ही नहीं होता। तो पहले बहुत ज़्यादा घटनाएं होती थी, तो जो बॉक्स लगाए, जो ब्लैक बॉक्स लगाए हैं प्लेन के अंदर में, वो इसी चीज़ के लगाए गए हैं कि उसमें ये पता चले कि किस घटना के कारण ये चीज़ हो रही है। उस घटना को रोकने के लिए उसका रिसर्च वैज्ञानिक करते हैं और वैज्ञानिक रिसर्च करके उसको दूर करते हैं और तब ये सेफ्टी पर्पज ये किया जाता है। जैसे अभी कारों के अंदर में एयर बैग्स आए हैं, ये भी किस लिए आए हैं कि उसमें ये देखा एक्सीडेंट के अंदर में एयर बैग्स नहीं होने के कारण लोग डायरेक्ट उनका ये होता था। तो ये सारी चीज़ें क्यों आती है, उसका रीज़न ही है, उसका रीज़न ही है कि वो घटनाओं को रोकने के लिए। तो साथियों, एजुकेशन का मतलब बहुत बड़ा होता है। अब एजुकेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। जैसे मान के चलो कि हमारे देश के अंदर में अगर कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं, अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, डायबिटीज़ से लोग पीड़ित हो रहे हैं, असामयिक मृत्यु हो रहे हैं, 22-22, 50, 25-30 साल के लोग अटैक से ये हो रहे हैं। तो अभी इस पर रिसर्च चालू हुआ है, हमारा डिबेट डिस्कशन हुआ है अभी। उसमें मैं भी एक अपने डॉक्टर राम कुशवाहा जी के साथ में था और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि कोरोना के बाद में हमारे हार्ट की जो ये सिचुएशन है, मतलब वो करीबन 30% तक के कमज़ोर हो चुका है, बोले युवाओं का हार्ट, जिन लोगों को कोरोना हुआ था 30% तक का हार्ट कमज़ोर हुआ है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि लोगों को एकदम से, जिनको कोरोना हुआ है, जिनके लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, हार्ट में थोड़ा कमज़ोर है, उनको एकदम वो वाली एक्सरसाइज नहीं करना, दंड पेलने वाली कि सब एकदम से खतरनाक तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि बॉडी बनाने वाली है, और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए कि उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, दिन से करना है ना। क्योंकि अभी हमारे एक दोस्त का 22-23 साल का बेटा अभी ख़त्म हुआ है अटैक से, और वो कभी जाता था तो वो पैर पड़ता था मेरे और आशीर्वाद देता था, अंकल बोलता था, ये भी किया था। लेकिन असामयिक उसकी भी मृत्यु हुई, उसको भी पीछे पेन आया और वो उसके भी अटैक से ही मृत्यु हुई, क्योंकि उसका मकान वगैरह बन रहा था और बनने के इसमें वो कहीं बाहर का खा रहा था, उसको टेंशन भी रहा होगा। लेकिन ये है कि असामयिक रूप से ये चीज़ें हो रही है। इवन ऐसा हुआ है कि एक डॉक्टर जिसने 37,000 ऑपरेशन किए, हार्ट के ऑपरेशन, वो हार्ट के ऑपरेशन करते करते वो मर गया है। एक 22 साल की लड़की थी कि जो एनेस्थीसिया दे रही थी, वो डॉक्टर थी, लेकिन वो बोल रही मुझे थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा, और पता चला कि वो कमरे में जाके आराम करती है, तो वहीं पे ख़त्म हो गई। तो कई ऐसी चीज़ें आती है कि लोगों को, कोई दूल्हा है कि शादी में जा रहा है और बैठा है, तो बैठे बैठे उसको, कई व्यक्ति है कि जो डांस करते करते ही कोई लड़की डांस कर रही है और पता चला उसको अटैक आया है। तो ये सारी जो घटनाक्रम हो रही है, तो इसका रिसर्च ज़रूरी है, और उसका रिसर्च अभी एक हमारी टीम भी कर रही है। तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें आई है कि जो कोरोना वायरस का इंटेक इफेक्ट है, ये युवाओं पर ज़्यादा हुआ है। उसको इस तरीके से तैयार किया गया था कि वो युवाओं के हार्ट के ऊपर ज़्यादा ये करे। तो इसलिए
हमें न्यूट्रिशन के फील्ड के अंदर में एक्सपर्टीज तैयार करने हैं और हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है। डॉक्टर के भरोसे पे नहीं रहना है कि डॉक्टर अभी कहता है कि नहीं तुम तो बीमार हो जाओ, मेरे पास में आ जाओ और मैं तुमको ठीक कर दूंगा। अभी ये पुराना फार्मूला था, व्यवसायिक फार्मूला है, तुम तो कुछ भी खाओ, दारू पियो, कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, मैं तुमको बचा लूंगा। अब ये फार्मूला सबसे बड़ा जानलेवा साबित होने वाला। अब ये फार्मूले को बदलना चाहिए। आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ मैं कि आपको इस फार्मूले की जगह ये फार्मूला देना चाहिए कि मैं मेरा सबसे अच्छा डॉक्टर हूँ। मुझे जानकारी होनी चाहिए मेरे शरीर की, मुझे जानकारी होनी चाहिए मेरे शरीर की कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है। मुझे मेरे शरीर की देखभाल करने की मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरी अपनी जिम्मेदारी मैं दूसरे पे लगाऊंगा तो दूसरा तो व्यवसायिक है, वो तो 5 मिनट के लिए, तो वो खुद की जान नहीं बचा पा रहा। जब वो खुद की जान नहीं बचा पा रहा, मेरी क्या बचाएगा। तो जो हमें एलोपैथी इंस्टेंट रिजल्ट देती है, हमको कुछ हो गया हम जाते हैं इंस्टेंट रिजल्ट, लेकिन हमें नेचुरोपैथी के फील्ड के अंदर में हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम लगाना हम अभी चालू करेंगे। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करेंगे और उस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर हेल्थ अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने 2 नारे दिए हैं, हेल्थ अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नारा इसलिए दिया है कि हेल्थ अवेयरनेस जो लोग करेंगे, वो काम करेंगे, उनको पैसा भी चाहिए, तो उससे इकोनॉमी भी जनरेट होगी, उनको रोजगार भी मिलेगा, लोगों का साथ करता है। तो विन लूज सिचुएशन के काम नहीं करना है, जैसे कि कोरोना के अंदर में बहुत सारे डॉक्टरों ने किया। आओ भैया क्या है, वो औषधि भी नहीं मालूम उनको और पता चला 50 लाख का बिल निकाल दिया। काय के लिए वो आदमी भी नहीं बचा आदमी भी नहीं बचा। तो कुछ का कुछ कर रहे थे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी बड़े लेवल पे आनी चाहिए और उसका जो है नेचरपैथी के अंदर में, नेचुरल इसके अंदर में आने की जरूरत है कि हम बीमार कैसे नहीं पड़े, हम स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे, क्योंकि जीवन है ये स्वस्थ रहने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वेलनेस वाला ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे। इसी प्रकार से हर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। सोशल के लिए तो सोशल के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एजुकेशन वाला एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिशियन लोग है पॉलिटिशियन का अलग ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेशन देन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन देन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड आता है इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में बोलेंगे आंदोलन। अब मैं उस संघर्ष के बात को नकारा करता हूँ, क्योंकि संघर्ष एक नकारात्मक चीज़ है कि हमारे साथ कोई घटना घटी और फिर हम संघर्ष कर रहे हैं, हमको पानी पीने का नहीं मिल रहा है, बीमार हो गए फिर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हमारे डिक्शनरी में नहीं है, स्वस्थ के अंदर में नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो एजुकेटेड लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज लोग हैं, वो संघर्ष नहीं करते, वो आंदोलन करते, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमें आंदोलनात्मक बनना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, वो पंछियों का एक झुंड होता है कि जिनको बहुत लंबे दूरी तक जाना होता है, और जब लंबे दूरी तक उनको जाना होता है तो वो क्या करते हैं कि वो झुंड के अंदर में चलते हैं। तो उसमें जो सबसे अग्रिम पंक्ति का जो पंछी होता है वो लीड करता है, तो उसको हवा काटने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है अग्रिम पंक्ति वाले को। लेकिन वो कुछ समय के बाद वो थक जाता, तो वो पीछे आ जाता, फिर पीछे वाला आगे जाता है हवा काटने के लिए, है ना। इस प्रकार से वो उतनी ही ऊर्जा से 1 किलोमीटर अकेला पंछी जाने वाला जा सकता था उड़ के, तो वो 10 किलोमीटर चले जाते, उतनी ही ऊर्जा से 10 टाइम ज़्यादा। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन करके वर्क क्यों करना है, क्योंकि हमें अगर सक्सेस होना है तो कोई अगर बिजनेस है तो अकेले आदमी डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए सबका साथ सबका विकास, ऐसा जो नारा दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है। सबका साथ किसका, ज्ञानी लोगों का साथ, मूर्खों का साथ नहीं तो मूर्ख क्या कर लेगा, उसके लिए तो कुछ अच्छा करने जाओगे, वो उसके दिमाग में अच्छाई भरी नहीं है, तो वो मूर्खता ही करेगा। इसीलिए मूर्ख आदमी को तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखना है, क्योंकि मूर्ख आदमी अपना भी बुरा करेगा, दूसरे का भी बुरा करेगा। बीमार आदमी है, बीमार आदमी का ट्रीटमेंट करो, उसको सहयोग करो, उसको आगे बढ़ने के लिए काम करो, और जब वो अच्छा बन जाए तब उसको ऑर्गेनाइजेशन में लो। ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला काम है। तथागत अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में किसी को भिक्षु बनाते तो बहुत फिल्टर करके लेते थे। ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जा और तो भिक्षु बन जाए, ऐसा नहीं था। आ जा भिक्षु बन जाए ऐसा नहीं था। उसको पहले वो देखते थे कि उस लायक है कि नहीं है, फिर उसको श्रामणेर बनाते थे। श्रामणेर बनाने के बाद में वो उपाध्याय रहते थे, मतलब जो ज्ञानी रहते थे उनके अंडर में उनको रखते थे, और उसके बाद में जब वो लगता था कि ये है उस लायक, तब उसको भिक्षु बनाते थे और तब उसको समाज के अंदर में प्रचार प्रसार के लिए भेजते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो चाहते थे समाज के अंदर में एक अच्छी चीज़ जाना चाहिए। लेकिन आज हम ऐसा देखते हैं कि अचानक कोई आदमी आता है, अचानक कुछ भी बकबक करने लगता है, अचानक कुछ भी। तो अभी क्या होता है कि जो जानकारियाँ चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आए, चाहे किसी साधु संतों के माध्यम से आए, हमें जानकारियाँ बहुत सारी भरमार है,
लेकिन उस जानकारी के अंदर में क्या सही है और क्या गलत है, इस पर लोग थोड़े परेशान हैं। और इसलिए हमें लॉ ऑफ नेचर को समझना होगा, जानना होगा, और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके हमें समृद्धशाली बनना होगा, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छी चीज़ देखे जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, शरीर तो मरण धर्मा है। आज मेरी उम्र मान के चलो कि 50+ पे हूँ, तो इसका मतलब कि आने वाले समय में मैं 60+ भी हो जाऊँगा, 70+ भी हो जाऊँगा, 80+ भी हो जाऊँगा, और एक समय ऐसा आएगा मुझे शरीर छोड़ना होगा। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर अनित्य है, शरीर अनित्य है, सारी चीज़ अनित्य है। तो इसलिए अनित्य है, तो इसका का आनंद लेना है, हर दिन आनंद लेना है, शरीर का आनंद लेना है, पैसों का आनंद लेना है, सब चीज़ का आपको एंजॉय करना है। और उस एंजॉय के अंदर से ही आपको वर्किंग करते हुए वो एंजॉय वाला एरिया, आनंद वाला, परम आनंद वाले एरिया के अंदर में एंट्री करना है। तो जब आप एंजॉय करेंगे, जीवन अच्छा जिएंगे, तभी आपकी मृत्यु अच्छी होगी। ये भिखारी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो चिंता वाले हैं, जो क्रोध में हैं, द्वेष में हैं, एक दूसरे की बुराई करने वाले, इनका अंत अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोले तो मैं उसको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि उसका अंत अच्छा नहीं हो सकता। क्यों नहीं अच्छा हो सकता है? क्योंकि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। जो बुरा आदमी होगा बुराई को आकर्षित करेगा। ब्रह्मांड के अंदर में दोनों चीज़ें, अच्छाई भी है, बुराई है। आपको चॉइस करना है, आपको चॉइस करना है कि राम को मूर्ति के अंदर ढूंढना है कि चेतना के अंदर ढूंढना है। राम को मूर्ति के अंदर ढूंढोगे तो गुलाम हो जाओगे, पंडों के गुलाम हो जाओगे, वो आपको गुलाम बना देंगे। और चेतना के अंदर में ढूंढोगे तो आपका राम फिर आप में है, घट घट में राम हो जाएगा। हाँ, मेरा राम मुझ में है, तेरा राम तुझ में है। फिर जय श्री राम अच्छा हो जाएगा। हाँ, जय श्री राम मतलब श्री यानी सर के अंदर में आपका विजडम आ जाएगा, आपके अंदर में रस धारा बहेगी, है ना। राम रस पीवत राम रस लागी खुमारी, फिर कबीर साहब ऐसा कहते हैं। लेकिन पंडों के चक्कर में जाओगे तो वो क्या करेंगे? आपको आतंकवादी बना देंगे। ये मुसलमान है, तुम राम वाले हो, तुम उसको मारो, तुम उसको मारो। उसके अंदर में राम ही नहीं दिखेगा आपको दिखेगा धर्म, और आपको गुलाम बना देंगे। तो ऐसा हो रहा है देश के अंदर में, ऐसा देश के अंदर में हो रहा है। और मैं बड़े रिस्पॉन्सिबल होके ये बात कर रहा हूँ कि जो आतंकवादी घटना घटाने वाले जो लोग हैं, ये धार्मिक लोग नहीं, आतंकवादी लोग हैं। ये धार्मिक लोग नहीं, ये चोले के रूप में बैठे हुए लोग हैं जो आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी, और इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकवादी को तब तक नहीं सुधारा जा सकता जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो। भाई कोई आदमी दारू पीता है और आपको पता ही नहीं कि दारू पीता है, और दारू कर उसके लिवर खराब हो रहा है, उसकी है ना, सिगरेट पीता है उसके कारण उसके लंग्स खराब हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं। वो तो बोला मेरा लंग्स खराब हो रहा है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा उसका इंटेक क्या है। शराब इंटेक है इसलिए लीवर खराब होता है, तो उसका इंटेक बंद करना पड़ेगा, धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। तो जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी में सबसे बड़ा अहंकार होता है। अज्ञानी आदमी में ऐसा मत समझो बहुत बड़ा अहंकार होता है, वो किसी को नहीं कुछ समझता, इसलिए अपने पैर पड़वाते। ये जो जितने भी अज्ञानी साधु है ना, ये जो बोलते मेरे पैर पड़ो, इधर बैठो उधर बैठो, बड़ी नेतागिरी करते रहते, बहुत शाने बनने की कोशिश करते, ज्ञानी वानी नहीं है। ज्ञानी आदमी एक माँ जैसा होता है। जैसे माँ बच्चे का लालन पालन करती है, उसको सुरक्षित करती है, उसके लिए करुणा की भावना रखती है, अच्छी भावना रखती है, ऐसा गुरु होता है। वो आपके अच्छा ही चाहता है। वो बदमाश आदमी है, आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये काम करो, तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ये कथा गढ़ने वाले लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको दुश्मन नंबर 1 पे रखना। 2 पे भी नहीं बोल रहा मैं, दुश्मन नंबर 1 पे, क्योंकि ये सुसंगत नहीं है, कुसंगति है, आपकी कुसंगति है। इसलिए इनसे विचार तो सुनो, लेकिन ग्रहण करने पहले इसको जानो छानो तब मानो, जानो छानो तब मानो। इसलिए मेरा जो मिशन है, मैं इस देश के लोगों को समृद्धशाली देखना चाहता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को मैं आनंद में देखना चाहता हूँ, उनके परिवार के अंदर में खुशी देखना चाहता हूँ, उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। और जो भी ऐसे कारक है जिस कारण से उनको उत्पीड़न हो रहा है, उनके जीवन में परेशान हो रही है, कुछ हो रहा है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। ये मेरा मिशन है, क्योंकि मैं एक अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। तो धम्म दान सब दान जिनाती, धम्म दान सब दान जिनाती। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म रति सब, धम्म रस सब रस है ना, धम्म का रस है सब रसों से बढ़कर है ना। तो धम्म का जो रस है, जो आपको जब पता चलेगा, अंदर से जब शांति आएगी, आपको बहुत आनंद आएगा, आप सारे दुखों को भूल जाओगे और आपको लगेगा अच्छा ये जीवन है। क्योंकि जब तक आप टेम्पररी को छोड़ोगे नहीं, टेम्पररी को समझोगे नहीं, टेम्पररी को जब तक टेम्पररी नहीं समझोगे, जिसको जैसा है वैसा नहीं समझोगे,
तब तक आपको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तब तक आपको अच्छाई के दर्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक टेम्पररी चीज़ आपको पकड़ के रखी है। और वो कैसे पकड़ के, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एक बंदर मूंगफली के एक डब्बे के पास में गया। एक बहुत बड़ा डब्बा था, उसके अंदर मूंगफली रखी थी, और बंदर ने अपना हाथ डाला और मूंगफली हाथ में ली। अब वो हाथ निकालने की कोशिश कर रहा तो निकल नहीं रहा था, क्योंकि मुट्ठी बंधी थी। अब मुट्ठी अगर छोड़ देता तब वो निकलता है, लेकिन अब लालच है कि मुझे मूंगफली भी चाहिए, हाथ भी बाहर निकालना है, तो वो बंदर वही ताकत लगाता है, वो निकल नहीं पाता है। तो उधर से खेत वाला जो व्यक्ति आता है उसको बंदर को पकड़ लेता है। तो देखिए, वो थोड़ों से मूंगफली के चक्कर में बंदर ने अपनी आज़ादी गंवाई। आप भी थोड़ों से लालच के चक्कर में, कौन सा लालच, कोई भी चीज़ का लालच हो सकता है जो टेम्पररी, जो आपके साथ जाने वाला नहीं, जो आप एक साधन है, साधन को आपने साध्य समझ लिया। संपत्ति आपका साधन है, गाड़ी आपका साधन है, जमीन जायदाद आपका साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है नहीं डेस्टिनेशन, साध्य है वो अच्छे कर्म जो आपको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने का मतलब इसको परमानेंट नहीं मानना पड़ेगा, इसको अनित्य वाली चीज समझना पड़ेगा। शरीर भी अनित्य है, तो शरीर ही जब मेरे साथ नहीं जाने वाला, मैं जब लोगों की चिताओं को जलते हुए देखता हूँ, और वो चिता में जब बहुत विद्वान लोग जलते हैं, जो बहुत डिग्रीदारी लोग जलते हैं, जिनको बहुत लोग पूजा कर रहे थे, मान रहे थे, जिनको मिलने के लिए लाइन लग रही थी, बाद में पता चलता है कि उसके घर वाले ही उसको 24 घंटे भी नहीं रखना चाहते। बोले उसको बाहर निकालो, जल्दी 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 इसके शरीर को बाहर निकालो, इसको जलाना है ना। फटाफट जल के बोलते हैं कि हाँ अच्छा होगा, है ना। उसके बातचीत करेंगे, 8-15 दिन उसका सब भूल जाएंगे, है ना। तो जो शरीर ही अनित्य है, जो अभी हमारे साथ नहीं जाने वाला, तो फिर क्या चीज़ जाने वाली है? वो आपके अच्छे कर्म, वो अच्छाई। इसलिए जीवन रहते हुए, शरीर रहते हुए आप पाथेय तैयार कर लो। पाथेय मतलब वो रास्ता जो आपको सदगति की तरफ ले जाए। इसलिए मेरे वचनों को आपने अगर गहराई से सुना है तो आज आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपको अपने लिए अच्छा रास्ता बनाना है, जो सुगति का रास्ता है, अच्छाई का रास्ता है, जिस रास्ते पे चल के आप मुक्ति की तरफ जाओगे। और फिर अब जब आप शरीर छोड़ोगे तो चूंकि आपने जीवन एक मेहमान जैसा जिया होगा। आप किसी गांव में मेहमान जब जाते हो तो कैसे जाते हो? आप हंसते कूदते हुए जाते हो, क्योंकि मेहमान है, मामा के घर जा रहे हो, किसी अच्छे रिलेशनशिप या किसी पर्यटन स्थल पे जा रहे हो, कहीं 2 दिन के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, परिवार के साथ जा रहे हो, तो बहुत खुश जाते हो ना, बहुत। तो इस धरती पे हम मेहमान हैं। कौन कितने दिन का मेहमान है वो नेचर पे डिपेंड करता है, उसके बॉडी पे डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उसके कार्यों पे डिपेंड करता है। लेकिन आज का जीवन हमें मिला है, तो आज का जीवन हमें बहुत अच्छे से जीना है। अभी का जीवन हमें बहुत अच्छे से जीना है। आज का जीवन हम परिपूर्ण रूप से जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, और आज बहुत अच्छे कार्य करेंगे और बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे, और अपने एक एक क्षण बहुत अच्छा आज गुजारेंगे। ये हमें डेस्टिनेशन ये लेना चाहिए। तो हम ऐसा अगर आज जिया, अभी का क्षण अगर अच्छा जिया, तो कल भी अच्छा जाएगा, परसों भी अच्छा जाएगा, हर दिन अच्छा जाएगा, तो हमारा जीवन अच्छा होगा। और जब हम शरीर छोड़ेंगे तब हम जागृत अवस्था में छोड़ेंगे। तो जब जागृत अवस्था में शरीर छोड़ेंगे, उसकी कुछ अलग ही चीज़ होगी। जागृत अवस्था में छोड़ेंगे तो हमें शरीर की पार वाली चीज़ें दिखेगी। तो इसलिए तथागत ने कहा कि मेरा जो धम्म है कैसा है? आदि न कल्याणकारक, मध्य न कल्याणकारक, अंत न कल्याणकारक। आदि मतलब अभी शुरुआत में, आदि यानी शुरुआत के अंदर, यहाँ भी आपका कल्याण होगा। मध्य यानी आने वाला जो भविष्य काल है उसके अंदर भी कल्याण होगा। और अंत का मतलब है कि आप जब शरीर छोड़ोगे तब भी उसके पार वाली स्थिति में भी आपका कल्याण होगा। तो इतनी ज़्यादा श्योरिटी देने वाले व्यक्ति कौन है ऐसे जीवन में? और गारंटी के साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको मरना नहीं पड़ेगा, मरने से पहले साक्षात्कार हो जाएगा। मरने से पहले हम आपको बता देंगे कि आपकी सदगति होने वाली। इतनी ज़्यादा गारंटी कहाँ मिलेगी आपको? ये धम्म के अंदर ही दे सकती है। इतनी अच्छी विद्या, इतनी अच्छी जानकारी और इतना अच्छा धम्म और इतना अच्छी फिलॉसफी हमने इस देश के अंदर से भगाने की कोशिश की। मतलब भारत के अंदर में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। इसलिए हमें अच्छाई को स्थापित करने के लिए, अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए आप एक दूसरे को सहयोग करेंगे। आपने मुझे अच्छे से सुना। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।
कितना बजे रे